हेलो एवरीवन। आप सभी को ऑल एग्ज़ाम स्टडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मेरे हिंदी के भी टॉपिक अपलोड कर दिए गए हैं और आज हम आपके लिए बाल विकास में अप्रेरणा को टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। समझिए अप्रेरणा क्या है। तथा इससे पहले मैं आपको बताऊं, इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए अप्रेरणा के बारे में। अप्रेरणा अप्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है। अप्रेरणा जो शब्द है आपका, ये लैटिन भाषा के, समझ में आ रहा है आपके, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ मोटर तथा मोशन, यानी मोटर तथा मोशन। इसके अनुसार प्रेरणा में गति अनिवार्य होना। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी अप्रेरणा का जो सिद्धांत है, अप्रेरणा जो है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है आपका मोटर और मोशन के अनुसार। ठीक है, यानी इसमें मतलब क्या है अप्रेरणा का? अप्रेरणा का मतलब सीधा है कि प्रेरणा में गति होना अनिवार्य। समझ में आ रहा है? यानी कि प्रेरणा में गति होना अनिवार्य। आइए, मनोवैज्ञानिक क्रेच तथा क्रेच फील्ड के अनुसार, मनोवैज्ञानिक जो थे आपके क्रेच और क्रेच फील्ड के अनुसार अप्रेरणा, यानी कि क्रेच तथा क्रेच फील्ड के अनुसार प्रेरणा जो हमारी प्रेरणा है, क्यों का उत्तर देती है। समझ में आ रहा है आपके? क्यों का उत्तर देती है। ये मनोवैज्ञानिक जो क्रेच तथा क्रेच फील्ड ने कहा है कि प्रेरणा जो है हमारे क्यों का उत्तर देती है। अच्छा, हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, यानी क्यों का उत्तर देती है। आप समझिए, हम किसी से क्यों प्यार करते हैं तथा क्यों घृणा करते हैं, यानी क्यों का अर्थ देती है। समझ में आ रहा है? हमारा क्यों का उत्तर देती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, क्यों घृणा करते हैं तथा तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। यानी प्रेरणा जो है क्यों का अर्थ निकाल के मुझे देती है। समझ में आ रहा है आपके? क्यों का अर्थ देखिए, यानी कि हम किसी से क्यों घृणा करते हैं, क्यों प्यार करते हैं तथा हम किसी से घृणा भी करते हैं, तो इसका कारण क्या है। तारे दिन में क्यों दिखाई नहीं देते हैं तथा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, सफ़ेद क्यों नहीं दिखाई देता है। यानी क्यों का ही अर्थ इसमें लेकर के बता रहा है। अच्छा, शिक्षा क्या है? समझ में आ रहा है आपके? शिक्षा एक जीवन पर्यंत, यानी शिक्षा जो है हमारी, वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि शिक्षा एक क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी यह एक लगातार चलती रहती है, ये कभी इसकी कोई आयु नहीं होती है। किसी भी क्रिया के पीछे एक बल, यानी अगला नंबर जो है आपका, किसी भी क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है, जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं। यानी कोई भी आप क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया में एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेरक बल कहते हैं। उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में, यानी बिल्कुल सेम, जैसे आप कोई क्रिया कर रहे हैं और उसमें एक बल कार्य करता है, उसको जब आप प्रेरक बल कहते हैं, उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में, शिक्षा को प्राप्त करने की प्रक्रिया में करने वाला बल आपकी अप्रेरणा कहलाती है। इस बात को समझना। यानी जब हम कोई क्रिया करते हैं और उसमें एक बल कार्य करता है, उसे हम प्रेरक बल कहते हैं। लेकिन उसी प्रकार जब हम शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में कार्य करने वाला जो बल होता है, उसे अप्रेरणा कहते हैं। यानी शिक्षा को प्राप्त करने की प्रक्रिया में जो कार्य करता है, उस बल को हम अप्रेरणा कहते हैं। आइए आगे, प्रेरकों का
वर्गीकरण। देखिए इसमें नंबर 1 है आपका प्रेरकों का वर्गीकरण में नंबर 1 है आपका आंतरिक अभिप्रेरक। क्या है आपका? आंतरिक अभिप्रेरक। नंबर 1 आपका हो गया आंतरिक अप्रेरक। अब आंतरिक अप्रेरक क्या है आपका? जिन्हें हम, समझना आप, जिन्हें हम व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक, जन्मजात, अप्रेरक आदि भी कहते हैं। देखिए इसमें मैंने दिया है अप्रेरक के निम्न गुण हैं, तो जिसे समझना आप, अप्रेरक के निम्न गुण हैं। नंबर 1 आंतरिक अप्रेरक हो गया। आंतरिक का मतलब क्या होता है? आंतरिक में आता है एक आपका व्यक्तिगत आता है, फिर आगे आपका जैविक आता है, प्राथमिक भी आता है, जन्मजात जो जन्म से ही, तथा अप्रेरक कहते हैं। जैसे जो चीजें, मेरी बात समझना, जो चीजें जो होती हैं आपकी जन्म से ही होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं, जो हमारे विचारों हमेशा के लिए होती हैं, प्राथमिकता, जन्मजात, व्यक्तिगत, ये सभी चीजें जो होती हैं मेरी जन्मजात से ही होती है, यानी कि मनुष्य के ही होती हैं उत्तरदायी, यानी ये हमेशा से ही होती है। जैसे आपकी भूख, ठीक है, प्यास है, आपकी आराम है, आपको भूख हमेशा से लग रही है, प्यास हमेशा से लग रही है, नींद आपको हमेशा से आ रही है, प्यार आपको माँ का प्यार, पिता का, ठीक है, प्यार के बारे में, गुस्सा, गुस्सा भी आपकी हमेशा से ही होती है। उसके बाद आपके और अन्य भी उदाहरण हैं, देख लीजिए इसमें, ठीक है। यानी नंबर 1 आपका हो गया आंतरिक अप्रेरक। आंतरिक अप्रेरक में आपका व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक, जन्मजात, जिसमें आपके अप्रेरक हैं भूख है, प्यास है, आराम है, नींद है, प्यार है, गुस्सा है यानी क्रोध है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में आता है आपका बाह्य यानी कि आंतरिक, और नंबर 2 बाह्य प्रेरक, ठीक है। नंबर 2 आपका क्या हो गया? बाह्य प्रेरक। यानी बाह्य प्रेरक में क्या आता है? देखिए बाह्य प्रेरक में आता है जिन्हें हम सामाजिक, यानी कि जिसको हम सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, द्वितीयक अर्जित अप्रेरक कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि जो सामाजिक, समाज में, मनोवैज्ञानिक, द्वितीयक अर्जित, आंतरिक में क्या था? जो चीजें हमारी हमेशा से ही साथ चली आ रही हैं, लेकिन और जो बाह्य में जिसके हम एक दूसरे के प्रति देखते हैं वो हमारी बाह्य प्रेरक कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आपकी सुरक्षा है, समझ रहे हो, सुरक्षा तो आपकी जन्मजात है नहीं, फिर आपका प्रदर्शन है, प्रदर्शन भी आपका जन्मजात नहीं है। जिज्ञासा यानी जिसकी इच्छा करना, वो भी आपकी जन्म से नहीं है। आगे आइए आपकी सामाजिकता, फिर ज्ञान, यानी इन चीजों को समझिए जो हमारी चीजें बाह्य हैं, यानी सुरक्षा, सुरक्षा हमेशा से नहीं आई है आपकी, प्रदर्शन, जिज्ञासा, सामाजिकता, ज्ञान। आगे बात करें प्रेरक के बारे में, यानी कि ये बाह्य हो ही गया, यानी बाह्य प्रेरक तो है ही, लेकिन इसके बारे में आगे अगर हम बात करें तो इसमें प्रेरक जिज्ञासा, यानी जिज्ञासा उत्पन्न आपकी हमेशा से नहीं हुई है। उसी प्रकार आइए आगे, प्रेरक जो होता है आपकी आवश्यकता, यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे ही आपकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। फिर आपका चालक है और प्रोत्साहन, ये आपके प्रेरक हैं। आगे बात करते हैं हम आवश्यकता के बारे में। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता जैसे हमारी अभी मैंने बात की थी आपकी बाह्य में आपकी आवश्यकता आई थी, तो आवश्यकता में आपका क्या आता है उसे समझिए। आवश्यकता हमारे शरीर की, यानी आवश्यकता हमारे शरीर की कोई जरूरत, यानी आवश्यकता हमारे शरीर की कोई जरूरत या अभाव है जिसके उत्पन्न होने पर हम शारीरिक असंतुलन या तनाव महसूस करते हैं। यानी इस बात को दोबारा रिपीट में समझिए, आवश्यकता है जो हमारे शरीर की कोई जरूरत या अभाव जिसके उत्पन्न होने पर हम शारीरिक असंतुलन या तनाव जो महसूस करते हैं, जैसे क्या, भूख लगने पर खाने की आवश्यकता होती है, समझ रहे हैं ना, यानी जिस चीज को मुझे आवश्यकता होती है।
अब जब हमें भूख लगती है तो हमारा खाना जो होता है मेरी भूख को बुझा देता है, यानी भूख को खत्म कर देता है। खाना जो होता है वो हमारी भूख को खत्म कर देता है। जैसे बीमार पड़ने पर, मेरी बात समझना, बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। जैसे बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता होती है, तो समझना इस बात को, जब मनुष्य बीमार होता है तो उसे दवा की आवश्यकता तो पड़ती ही है, लेकिन उस दवा को खाने के बाद वह बीमार व्यक्ति नहीं रहता है। उसी प्रकार हमारी आवश्यकताएं भी होती हैं। आपने कभी अनुमान से सोचा है कि अकेले रहने पर साथी की आवश्यकता होती है? उसी प्रकार यानी आवश्यकताएं भी आपकी होती हैं, लेकिन अकेले रहने पर जब साथी की आवश्यकता होती है, उसके बाद भूख लगने पर खाने की आवश्यकता होती है, बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता होती है, और आगे आपको बताएं जब अकेले रहते हैं तो मित्र की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार थक जाने पर, समझना इस बात को, उसी प्रकार थक जाने पर आराम की आवश्यकता होती है आपको। थक जाने पर किसकी आवश्यकता होती है आपको? आराम की आवश्यकता होती है। तो देखिए, आवश्यकता प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है। आवश्यकता, जो आवश्यकताएं होती हैं हमारी, वह प्राणी की वह आंतरिक अवस्थाएं हैं जो किसी उद्दीपन में हों अथवा लक्ष्यों के संबंध में, लक्ष्य जो आपका टारगेट है उनके संबंधों में जीवों का क्षेत्र है संगठित करती है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रिया उत्पन्न करती है। देखिए, मैंने आपको इसी में बताया बाह्य अप्रेरणा में कि जो बाह्य अप्रेरणा है उसमें क्या होती है, जो सामाजिक प्रक्रिया है तथा व्यक्तिगत ना होकर जो सामाजिक है, व्यवहार गति है, उसके बारे में जो आवश्यकताएं होती हैं। मैंने आपको बताया बाह्य में एक आवश्यकता है, तो आवश्यकता मनुष्य को क्या होती है? जैसे आपको भूख लगने पर, इस बात को समझना, जैसे आपको भूख लगने पर खाने की आवश्यकता होती है, बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता होती है, और जब आप थक जाते हैं तब किसकी आवश्यकता होती है? आराम की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार आवश्यकता प्राणी की एक आंतरिक अवस्था है जो किसी भी समय आ सकती है। वही एक जीवों का क्षेत्र है जिसे आप टारगेट करते हैं। वही एक किसका क्षेत्र है? जीवों का क्षेत्र है जिसे आप टारगेट करते हैं, और उन पर प्राप्ति हेतु क्रिया उत्पन्न किया जाता है, यानी उसे प्राप्त करने हेतु उस क्रिया को उत्पन्न किया जाता है। आगे नंबर जो आपका है चालक के बारे में। चालक जो है अंतर्नोद प्रणोदन, इस बात को समझना। मैं आपके लिए बाल विकास में बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं, इस चीज को समझना एक एक बारीक तरीके से। चालक, अंतर्नोद, प्रणोदन, ये क्या होता है? आप आवश्यकता के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। अब आइए, चालक क्या होता है? तो चालक के बारे में भी आपको मैं बताऊं। जो चालक होता है वो आपका क्या है कि प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा, समझ रहे हैं ना आप? प्रत्येक यानी जिस आवश्यकता जो हमें पड़ती है उससे जो जुड़ा हुआ है एक चालक होता है। समझना इस बात को यानी जो इसकी आवश्यकता से जुड़ा हुआ प्रत्येक अंग वह चालक होता है। क्या होता है? चालक होता है। अब देखिए, इस बात को समझिए। आवश्यकता भूख लगने पर आपको खाने की होती है, तो खाने की आवश्यकता से भूख जो है वो आपका क्या है? चालक है। समझना, खाने की आवश्यकता किसके लिए होती है? भूख के लिए होती है। पानी की आवश्यकता किससे होती है? प्यास के लिए होती है। समझना इस बात को बारीक तरीके से। भूख लगने पर खाने की आवश्यकता होती है, तो आपका वो खाना तो हो ही गया, लेकिन उसके साथ मेन चीज क्या है? खाना खाएंगे तभी आपकी भूख बुझेगी। तो ये आपका क्या है? चालक है। पानी की आवश्यकता प्यास लगने पर होती है, तो इसमें पानी की आवश्यकता प्यास लगने से होती है। तो आपका एक भूख हो गया, एक प्यास हो गया, तो ये आपका चालक है। जब तक चालक शांत नहीं हो जाता, मेरी बात समझना, यानी भूख और प्यास ये आपके क्या हैं?
दोनों चालक हैं। भूख और प्यास दोनों क्या है आपके? चालक। जब तक चालक शांत नहीं हो जाता तब तक हम तनाव में रहते हैं। मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो आवश्यकता बताई, नंबर अगला मैंने चालक बताया। आगे आपको मैं चालक को हम क्या और कहते हैं? अंतर्नोद। क्या कहते हैं? अंतर्नोद। और प्रणोदन भी कहते हैं। इस बात को समझना, बारीक तरीके से समझना, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। आगे आइए, आपको उद्दीपन और प्रोत्साहन। उद्दीपन प्रोत्साहन यानी आपको मैं समझाए अभी आवश्यकता और चालक के बारे में। उसके बाद उद्दीपन प्रोत्साहन। तो उद्दीपन और प्रोत्साहन, इस बात को आप जानते होंगे। प्रोत्साहन क्या करता है हमारे साथ में? प्रोत्साहन वातावरण में, समझ रहे हैं मेरी बात? उद्दीपन और प्रोत्साहन जो है आपका, वो क्या है? यानी वातावरण में उपस्थित तत्व है। क्या है? वातावरण में उपस्थित तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देते हैं। अब इस बात को मैंने आपको बताया, जिसकी आवश्यकता होती है वो तो हमारी क्या हो गई? जैसे भूख लगने पर खाने की आवश्यकता होती है, प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता होती है। जब हम थक जाते हैं जब हम थक जाते हैं तो हमें आराम की आवश्यकता होती है। और इसी टारगेट को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जैसे खाना खाने की इच्छा है तो भूख लगी है ना आपको, तो भूख लगी है तो उसे शांत कर देगी, है ना? पानी पिया, आपकी प्यास शांत हो गई। खाना खाया, भूख शांत हो गई। उसी प्रकार उद्दीपन जो प्रोत्साहन है मेरा एक क्या है? चालक है। समझना इस बात को, जो चालक को शांत कर देते हैं। जैसे प्यास लगने पर, समझिए इस बात को, जैसे प्यास लगने पर जीव तालाब, झरना, नदी नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। उसी प्रकार आगे मैं आपको बताऊं, जैसे किसी वृक्ष पर आम है किसी वृक्ष पर आम है और मेरा उद्दीपन यानी प्रोत्साहन हुआ कि अगर हम, आपको भूख लगी हुई है और किसी पेड़ पर आम है और आपको भूख लगी हुई है, बारीक तरीके से समझना, तो आप सोचेंगे अगर ये आम हम खा ले तो हमारी भूख बुझ जाएगी। उसी प्रकार उद्दीपन और प्रोत्साहन भी होता है आपका। उद्दीपन वह वस्तु परिस्थितियां हैं, उद्दीपन वह वस्तु परिस्थितियां हैं अथवा प्रक्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है, उसे जारी रखती है तथा उसे दिशा देती है। समझना इस बात को। प्रोत्साहन, आपको प्यास लगी हुई है बहुत तेजी से, तो आप सोच रहे हैं कि आगे नदी है, लाइए हम पानी पी ले रहे हैं तो मेरी प्यास बुझ गई। फिर आगे चलते हैं, आप इस टॉपिक को छोड़िए, उस टाइम आपको प्यास लगी थी। आगे दूसरे टॉपिक को समझिए कि मुझे भूख लगी हुई है और मैं रास्ते से जा रहा हूं तो आम का पेड़ मुझे दिखाई दिया, तो हमने सोचा, भूख लगी हुई है ना, तो हमने सोचा कि अगर इस आम को हम खा लें तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। उसी प्रकार आपका उद्दीपन और प्रोत्साहन है जो चालक की क्रिया को व्यवस्थित करता है, यानी चालक को जो शांत कर देते हैं उसे हम उद्दीपन और प्रोत्साहन कहते हैं। वास्तव में आवश्यकता जो है, वास्तव में अगले टॉपिक में बता रहा हूं आपको, वास्तव में आवश्यकता चालकों को जन्म देती है। आवश्यकता जो होती है वो चालकों को जन्म देती है। चालक एक जो है तनावपूर्ण स्थिति है तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा में और रूप में प्रदान करती है। इस बात को समझिए, यानी आवश्यकता चालकों को जन्म देती है। आवश्यकता जो है हमारी, जैसे भूख लगने पर खाने की आवश्यकता होती है और वही आवश्यकता जो है भूख को शांत कर देती है, तो वह चालक हो गया। और उद्दीपन और प्रोत्साहन की अगर बात करें तो आवश्यकता जो होती है वो हमारी चालक को जन्म देती है। समझना इस बात को। चालक के एक तनावपूर्ण स्थिति है तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा और रूप में प्रदान करती है। उद्दीपन द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद चालक समाप्त हो जाते हैं।
अब इस बात को समझना, आवश्यकता की जब पूर्ति हो जाएगी उसके बाद चालक समाप्त हो जाते हैं। चालक आपके भूख हो गया और आपको आवश्यकता थी खाने की, तो जब आपने खाना खाया तो आपकी भूख शांत हो गई, तो चालक भी समाप्त हो जाता है। एक वैज्ञानिक जो हमारे थॉमसन थे, उनके अनुसार अप्रेरक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक था आपका स्वाभाविक और नंबर अगला था आपका कृत्रिम। नंबर एक क्या है आपका स्वाभाविक और नंबर अगला है आपका कृत्रिम। ठीक है, ये आपको किसने बताया है, समझना इस बात को, थॉमसन ने बताया है। अप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक स्वाभाविक, नंबर दो कृत्रिम। ठीक है, ये थॉमसन ने बताया। उसके बाद आइए मोसले के अनुसार, ये आप तो देखें, इससे पहले थॉमसन ने अनुसार आपके दो टॉपिक बताए हैं। थॉमसन ने आपके दो टॉपिक बताए हैं। नंबर एक आपका टॉपिक है स्वाभाविक और नंबर दो कृत्रिम, फिर स्वाभाविक कृत्रिम। ठीक है, उसके बाद मोसले के अनुसार आपके अप्रेरक दो बताए हैं, जिसमें एक है आपका जन्मजात और दूसरा आपका क्या है अर्जित। नंबर एक जन्मजात, नंबर दो अर्जित। गैरेट के अनुसार अप्रेरक तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक जैविक, मनोवैज्ञान और सामाजिक। इस बात को आप समझ लीजिए कि थॉमसन ने दो अप्रेरक बताए, स्वाभाविक दो उत्प्रेरक बताए हैं, जिनमें एक आपका है स्वाभाविक और नंबर अगला है आपका स्वाभाविक और नंबर अगला है आपका कृत्रिम। तो थॉमसन के अनुसार अप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक, कृत्रिम। और उसके बाद मोसले ने दो बताए, एक तो जन्मजात, दूसरा अर्जित। गैरेट के अनुसार तीन अप्रेरक बताए हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। इसके बाद आइए अप्रेरणा के प्रकार। अप्रेरणा के जो प्रकार हैं आपके, वो आपके समझा रहा हूं, समझिए। अप्रेरणा के आपके दो प्रकार हैं। नंबर एक आपका है अभिप्रेरणा। अप्रेरणा के प्रकार, एक होता है आंतरिक और दूसरा इसमें भी बाह्य है। तो इस चीज को क्लियर कीजिए, इसमें भी क्या है, एक आंतरिक है और दूसरा आपका क्या है, बाह्य है। तो आंतरिक में जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करता है, जब व्यक्ति स्वयं से, जैसे इच्छा अनुसार, आपकी इच्छा है कि लाइए मैं पढ़ लूं, तो ये तो हो गया आपका आंतरिक। ठीक है, सकारात्मक अप्रेरणा जिसे कहते हैं, जैसे किसी की इच्छा है, आपकी इच्छा है, यानी आपको किसी ने कहा नहीं है कि इस काम को कर दीजिए, आप जिस काम को कर रहे हैं इसे हम यांत्रिक या सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। यही यांत्रिक में आता है। एक बार फिर पुनः से रिपीट कीजिए कि जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करने की क्षमता रखता है उसे यांत्रिक या सकारात्मक प्रेरणा कहते हैं। उसके बाद है आपका अगला टॉपिक ये बाह्य अप्रेरणा। क्या है आपका बाह्य अप्रेरणा, इसे भी समझिए। तो देखिए सभी के प्रकार जो है आपके आंतरिक में, जिसे आपकी करने की बहुत इच्छा है, समझ रहे हैं ना आपको, आंतरिक में जिसे आपकी करने की इच्छा है, और उसके बाद आपका है बाह्य। तो बाह्य में क्या है आपका, बाह्य को समझिए। तो बाह्य में जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित न होकर, जब व्यक्ति स्वयं से उत्प्रेरक न होकर किसी के द्वारा, जब व्यक्ति स्वयं से उत्प्रेरक न होकर किसी के द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता रखता है, किसी को कार्य करने की क्षमता रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अप्रेरणा। क्या कहते हैं, बाह्य अप्रेरणा। यानी जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित ना होकर, जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित ना होकर किसी के द्वारा कार्य करने के लिए जो नकारात्मक सोच होती है या नकारात्मक अप्रेरणा है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अप्रेरणा। ठीक है,
जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित ना होकर किसी के द्वारा बताए हुए काम को जब करता है या कार्य को करता है, जब उसे हम नकारात्मक प्रेरणा कहते हैं और तथा बाह्य प्रेरणा भी कहलाती है। बाह्य प्रेरणा भी कहलाती है। आइए ऑल एग्जाम स्टडी में मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है इन वीडियो को बनाने के लिए, तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन भी दबाएं। इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आपका इस यूट्यूब चैनल में ऑल एग्जाम